निक्षेपण कार्य से क्या क्या तैयार होते हैं, जैसे रेत के टीले हो गए। रेत के टीले, जब पवन अपने साथ रेत उड़ा कर लेके आती है, बहा कर लेकर आती है, तो कहीं ना कहीं उनका निक्षेपण करना शुरू कर देती है। और यह निक्षेपण कार्य या पवन का वहन कार्य पवन की गति के ऊपर निर्भर होता है। तो पवन की गति में परिवर्तन होने से उसकी वहन जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है। तो पवन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पवन की गति धीमी पड़ जाती है। फलस्वरूप पवन के साथ बहने वाली जो रेत है उनका निक्षेपण होता है, और इन निक्षेपण द्वारा जिन टीलों का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं रेत के टीले। नेक्स्ट है बरखान। यहाँ पर देख रहे होंगे आप बरखान। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ की ढलान कम है, फिर थोड़ा थोड़ा ऊंचा होते चला गया है, फिर इस तरह से आया तो यहाँ की ढलान क्या हो गई है, कम हो गई है। बहते पवन में अवरोध अथवा उसकी गति धीमी हो जाने से उसके साथ उड़कर आई रेत किसी स्थान पर संचित होना शुरू हो जाती है। संचित मतलब निक्षेपित होना, रुकना, गिरना। संचित रेत के जो ढेर हैं वह आगे चलकर एक चंद्रकला जैसा उनको आकार प्राप्त होता है। ये देखिए, इस तरह से आकार प्राप्त होता है। उन्हें ही हम बरखान के नाम से जानते हैं। टीले की ढलान उस दिशा में धीमी होती है जिस दिशा से पवन बहते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ की ढलान क्या है, धीमी है, कम है। पवन किधर से आया है, पवन इधर से ही आया है, और यहाँ की ढलान थोड़ी अधिक है। उस दिशा में धीमी होती है जिस दिशा में पवन बहते हैं, तथा उसकी विपरीत दिशा में ढलान क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। यहाँ पे ढलान अधिक होगी। जैसे पश्चिम राजस्थान के भारतीय महामरुस्थल में ऐसे टीले हमें देखने के लिए अधिक से अधिक मिलते हैं। आगे देखेंगे सैफ टीले क्या है। ये देखिए, दिख रहा है आपको सैफ टीले। सैफ टीले, इनका नाम कैसे पड़ा है? अरेबियन भाषा में सैफ का अर्थ होता है तलवार। पवन की दिशा में दूर तक होने वाले रेत के निक्षेपण से लंबे आकार वाले रेत के निक्षेपण से जो तैयार होता है वह एक लंबे आकार की बालुका गिरियों की निर्मित होती है। ये देखिए, हवा इधर से आई है और यहाँ पर एक लंबे आकार की एक बालुका गिरी तैयार होती है, अर्थात सामान्य से कुछ ऊपर। ये टीले कम ऊंचाई वाले होते हैं बच्चों, और वे कुछ किलोमीटर तक फैले हुए भी पाए जाते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि इनकी लंबाई काफ़ी अधिक होती है। जैसे अगर कहें तो प्रदेश में हमेशा बहने वाले पवनों की दिशा में उनका आकार नुकीला हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर क्या होता है, नुकीला हो जाएगा। और साथ ही साथ नुकीले होने के कारण इसकी ढलान सकरी हो जाती है और माथा जो होता है उसका धारदार हो जाता है। अरेबिया में रब अलू खली, इस रेगिस्तान में उसी प्रकार ईरान के मरुस्थलीय भागों में सैफ टीलों की जो श्रेणियां हैं बच्चों, वह 200 किलोमीटर तक फैली हुई हमें दिखाई देती हैं। और इनका आकार जो होता है वह एक तलवार के जैसा होता है, वह हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट है बच्चों लोएस मैदान। तो लोएस मैदान क्या है और इनका निर्माण कैसे होता है, यह भी हम देख लेंगे। कि लोएस मैदान जो है वह पवन अपने साथ रेत के सूक्ष्म जो कण होते हैं वह हजारों किलोमीटर तक बहा ले जाती है, और
मरुस्थलीय प्रदेशों में बहुत दूर तक उनका निक्षेपण कार्य होता है। देखिए, अपने साथ छोटे छोटे जो कण होते हैं, जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया, जो बड़े कण होते हैं उनका वहन दूर तक नहीं होगा, और जो मध्यम आकार के हैं उनका कुछ दूर तक वहन कार्य होता है, और जो सबसे सूक्ष्म कण होते हैं उनका वहन अधिक दूर तक होता है, काफ़ी दूर तक, हजारों किलोमीटर तक उनका वहन किया जाता है। और मरुस्थलीय भागों में दूर तक इनका निक्षेपित कार्य होता है, निक्षेपण होता है। ऐसे निक्षेपित रेस को हम लोएस का मैदान कहते हैं। निक्षेपित होने वाले ऐसे कणों के कारण कुछ स्थानों पर विस्तृत मैदानों का भी निर्माण हो जाता है। पूरा मैदान ही देखिए, काफ़ी दूर तक ये हमें दिखाई दे रहा है। जैसे चीन के लोएस का मैदान गोपी मरुस्थल से बहाकर लाए गए सूक्ष्म कणों के निक्षेपण द्वारा निर्मित हुआ है। जो चीन में लोएस का मैदान है वह कैसे तैयार हुआ है? गोपी मरुस्थल से बहाकर लाए गए सूक्ष्म कणों के निक्षेपण द्वारा चीन के लोएस मैदान की निर्मित हुई है। और इसका क्षेत्रफल लगभग 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर पाया जाता है।